Hello friends, this is the second part of the chapter Business Services Part 1 of Organization of Commerce. हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बिजनेस सर्विसेज कितना टाइप की है, विच इज़ इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस, गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. हमने फर्स्ट पार्ट में इंश्योरेंस को पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टाइप्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस विद IRDA जो है हमारे इंश्योरेंस का हेड. अब हम जाते हैं सेकेंड सर्विस विच इज़ अवर पोस्टल सर्विसेज के ऊपर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. सो पोस्टल सर्विसेज इज रिलेट. अभी पोस्टल सर्विस क्या करती है पहले आप वो समझ लीजिए. अगर आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, सपोजिली आप रह रहे बाबा आदम के ज़माने में, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई लैपटॉप है, ना ईमेल है, ना जीमेल है, ना इंस्टा है, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर है, नथिंग. अब आपकी दूर की मौसी रहती है बाजू वाले गाँव, बाजू वाले सिटी में. इफ़ यू आर इन सूरत, यार आपकी मौसी रहती है अहमदाबाद. आपको कुछ बताना है दैट यू पास इन योर एग्जामिनेशन. वो बोलते हैं ना कि मेरे पास मेरे ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके बेटे से, वो आई हैव टू शो ऑफ. सो उस शो ऑफ करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन तो पास करनी पड़ेगी ना आपकी मासी को. सो आप क्या करोगे, आप उनको एक लेटर लिखोगे कि मासी मेरे इस एग्ज़ाम में सो एंड सो परसेंटेज आए एंड दिस इज़ हाउ माई रिपोर्ट कार्ड इज़. सो आप खुद तो नहीं जाओगे उस रिपोर्ट कार्ड को देने. आप क्या करोगे, आप पोस्ट ऑफिस जाओगे और आप उस लेटर को पोस्ट कर दोगे कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी मासी को लेटर मिले और वो जल बन के राख हो जाए और अपने बेटे को बोले कि देख, शर्मा जी के बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए और तू क्या कर रहा है निकम्मा. सो दिस इज़ हाउ द पोस्टल सर्विसेज वर्क. आपकी कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन है कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, सो पोस्टल सर्विसेज आपको वन एरिया से दूसरे एरिया में आपको वो हेल्प करती है. यू हैव सीन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो असाइनमेंट्स बाय पोस्ट मंगा रहे हैं. ठीक है, अगर उन्हें हार्ड कॉपी चाहिए तो दे आर जस्ट ऑफरिंग बाय पोस्ट कि आप पोस्ट करो और हमें वो असाइनमेंट मिल जाएगा. और ऑनलाइन तो आपको PDF अपलोड करनी ही पड़ेगी. सो दिस पोस्टल सर्विसेज हेल्पिंग इन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑल्सो. पोस्टल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है इंडिया पोस्ट हमारा, वो 150 ईयर्स से ज़्यादा पुराना है. हम अपने शायद एक जब अपन छोटे थे तब एक वो आती थी, एडवर्टाइजमेंट आती थी, डाक या डाक लाया घर के. सो वो पोस्टल सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट थी कि भाई पोस्टल सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो. वो पोस्टल सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करती है. आजकल पोस्टल सर्विसेज इतनी एडवांस हो गई है कि एडें तो आती नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक से सारी की सारी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रही है. इंडिया में 1,50,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है और 90% जो है वो गांव में है, जो रूरल एरियाज़ में है. अपनी सिटीज़ में हम लोग बहुत कम देखते हैं. क्या आपको पता है आपकी सिटी में पोस्टल सर्विसेज कहाँ पे है? आपकी पोस्ट ऑफिस जो हेड पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है? यू हैव टू सर्च इट अप. बट गांव में बहुत हर चप्पे चप्पे पे, या वो बोलते हैं ना कि डाक मास्टर ही है या जो पोस्ट ऑफिस में बैठता है वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान है. अभी भी वो ऐसा होता है. सो पोस्टल सर्विसेज इज़ दैट मच पॉपुलर इन द रूरल एरियाज़. इसकी वजह से वहाँ पे 90% पोस्ट ऑफिस वहीं पे सेटअप है. अब पोस्टल सर्विस में हमने देखा कि बैंक्स के जैसे ही वो बहुत बार अभी काम करने लग गए हैं. सो हम लोग देखते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट हमें कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. फर्स्ट आते हैं जनरल लेटर्स और जनरल लेटर्स को पोस्ट करना. आपने एक लेटर लिखा, आप उसको पोस्ट कर रहे हो और किसी और को मिल जाएगा. फिर आता है रजिस्टर्ड पोस्ट. जनरल पोस्ट क्या करता है कि आपके घर के बाहर एक पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है और उसमें आप जाके लेटर डाल के आ जाते हो. ठीक है, और वो सामने वाले आदमी को मिल जाता है या जिसके, और वो आपको मिल जाता है. ठीक है, वो ना ही आपसे कुछ साइन करवाता है ना कुछ करता है. मगर रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो. अगर मैं हूँ, ठीक है, आई एम A और मुझे भेजना है B को पोस्ट. अब मैं क्या करूँगी, पोस्ट ऑफिस में जाके कि मैं वो बोलूँगी कि तू थोड़े ज़्यादा पैसे ले, बट तू जाके जब B को देगा पोस्ट या मेरा जो पार्सल है या मेरा जो लेटर है, तो उससे क्या करवाएगा, तो उसे साइन करवाएगा. उस साइन के मैं उसको ज़्यादा अमाउंट दूँगी. रजिस्टर्ड पोस्ट होगा वो. ठीक है, जनरल पोस्ट में आपके B के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस पड़ा होगा, उसमें वो जाके लेटर डाल के आ जाएगा. अब वो B तब कभी भी अपना पोस्ट ऑफिस चेक कर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तब उसको लेटर मिलेगा आपका दिया हुआ. बट रजिस्टर्ड पोस्ट में जब
जैसे ही पोस्टमैन जाएगा और बी से वो साइन करवाएगा कि लीजिए आपका पोस्ट आया है, आप ले लीजिए। सो दिस इज़ अ जनरल पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट वर्क। फिर आता है पार्सल सर्विसेज। पार्सल सर्विसेज या एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज। पार्सल सर्विसेज में क्या होता है कि जनरल पोस्ट में और जनरल लेटर्स में आप सिर्फ एक लेटर पोस्ट करते हो, एक एनवेलप में डाल के, एक पेपर। पर पार्सल सर्विसेज में अगर आपको एक पूरी की पूरी फाइल देनी है किसी को, या कुछ मिठाइयाँ भिजवानी है, या कुछ स्वीट्स या कुछ नमकीन भिजवानी है, तब आप क्या करोगे, आप पार्सल सर्विसेज यूज़ करोगे। ठीक है। अब पार्सल सर्विसेज, इस एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। बाई चांस आपका असाइनमेंट है, आपने इतनी दिन रात लिख के, इतनी मेहनत करके आपने लिखा है, आपको डर है कि भाई ये गुमा वुमा नहीं दे यार, ये तो गवर्नमेंट है। ठीक है। सो आप क्या करोगे कि आप इंश्योरेंस लोगे पोस्ट ऑफिस में जाके कि मुझे तो भाई इसका इंश्योरेंस चाहिए, अगर कुछ गुम हो जाएगा तो मुझे इसके पैसे मिल जाने चाहिए। सो आप एक्सप्रेस पार्सल का आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। ठीक है। और एक्सप्रेस पार्सल क्या करता है, आपने बोला कि आपको सिर्फ 5 दिन में आपको पहुंच जाना चाहिए। हम तो हैं ही लेट लतीफ़, क्या बोलते हैं, लेज़ी बम्स। हम तो हर असाइनमेंट लास्ट मोमेंट पे सबमिट करते हैं। सो बस 5 दिन बाद वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और आपको पहुंचाना आपका असाइनमेंट जम्मू एंड कश्मीर। सो आप बोलोगे कि जल्दी कर, कैसे भी कर, एक्सप्रेस पार्सल डाल, ताबड़तोड़ इसको 5 दिन में पहुँचा। तब आपका काम आएगा यहाँ पे एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, जो आपके स्टिपुलेटेड टाइम में, आपके टाइम पे ही वो आपका कुरियर पोस्ट करवा देगा। फिर आता है एक स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बट आप उसको कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकते हो कि भाई मुझे इतने के इतने में ही आपको पार्सल पहुंचाना पड़ेगा। फिर आता है पार्सल सर्विसेज पेएबल पोस्ट, वैल्यू पेएबल पोस्ट। उसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस से उसको जाके कलेक्ट करना पड़ता है पार्सल। सपोजिवली मैंने ए हूँ और ये बी है, मैंने मेरी मासी को मिठाइयाँ भिजवाई। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं वैल्यू पेएबल पोस्ट लूँगी। मैं मेरे पोस्ट ऑफिस को दूँगी पैसे 500, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गए, इतने तो मिठाई आ जाएगी, 50 रुपये, कि मेरी मासी को बुलाना अपने पोस्ट ऑफिस और उनको बोलना कि यहाँ से मिठाई कलेक्ट करके जाए। सो ये क्या करेगा, ये है मेरा घर अहमदाबाद में, बेंगलोर में मेरी मासी के यहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस को फ़ोन कर देगा कि भाई ये सो एंड सो पार्सल नंबर है, ये उसका पिन है, अगर ये पिन लेके आए तब ही उसको ये पार्सल देना और उससे तू भी पैसे चार्ज कर लेना। सो दिस इज़ हाउ पार्सल सर्विसेज वैल्यू पेएबल पोस्ट वर्क। समझ आया? सो आई होप आप इतने पोस्टल सर्विसेज आप क्लियर आउट हो गए होंगे। फिर हमने देखा था कि आजकल के जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंक के वे में भी काम कर रही है, वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो सर्विसेज हमें बैंक देती है वही सर्विसेज हमें पोस्ट ऑफिस देती है। ये चीज़ क्यों करी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने? बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे गांव में आज भी बैंक नहीं है, बट उन जगहों पे पोस्ट ऑफिस ज़रूर है। इसलिए वो क्या सोची है कि बैंक सेटअप करे, इससे अच्छा वो लोग पोस्ट ऑफिस को डेवलप कर दें और वहाँ पे सेम टू सेम सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे सेविंग्स सर्विसेज, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट आप खुलाते हो ना अपने बैंक में जाके, सो वहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस में भी आपका सेविंग सर्विसेज अकाउंट खोलेगा, आप उसमें पैसे डालते जाओगे, आपको एक सर्टिफिकेट देगा और कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपका सेविंग्स अकाउंट, आपको पैसे निकालने होंगे, आप उस अकाउंट से निकाल लोगे। और जैसे आपके बैंक में आपको मिनिमम जैसे 500,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है ना, आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाते हो या अकाउंट खुलाते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ जितना नॉमिनल अमाउंट ही पे करना पड़ता है। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, जैसे बैंक में होता है कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, कि जिसके हिसाब से आपकी एक सेविंग्स करने की हैबिट पड़ जाए। आपने सपोजिटली 5 साल की अपने रिकरिंग डिपॉजिट ली, तो आपको 5 साल में आपको हर महीने जाके 500 रुपया, 1000 रुपीज़, जितने की आपकी पॉलिसी है उतना आप जमा कराते रहोगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लो भाई, मैंने सीधा उठा के जमा करा दिए और 12,000 रुपीज़, तो मेरा 1 साल वाला तो ख़त्म कर लो। ठीक है, तो आपको 1 साल तक कोई भी फ़ोन या लेटर नहीं आएगा कि आपको जमा करवाने हैं पैसे। फिर आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने सपोजिटली लिया 5 ईयर्स वाला टर्म पीरियड, अब 5 साल तक आप सिर्फ पैसे डाल सकते हो, पैसे निकाल नहीं सकते हो। रिकरिंग एंड सेविंग्स में आप पैसे जब भी आपको चाहिए थे आप निकाल सकते हो। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप लगाते हो ना बैंक्स में,
वैसे ही पोस्ट ऑफिस आपको यही फिक्स डिपॉजिट की सर्विस टर्म डिपॉजिट के नाम से बेचती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है 5 साल 10 साल का, ये उसके फिक्स्ड ईयर्स होते हैं। अब जिसको प्रॉपरली सेविंग्स करनी है उसको ऊपर से उसमें दिखाना भी है अपने टैक्स स्टेटमेंट में कि यहाँ पे तो मैंने अपने पैसे डाल के रखे हुए हैं, मेरे पास पैसे यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करे, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट किया है। तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में दिखाएगा कि जिसके हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जब वो पेमेंट करेगा इनकम टैक्स का वो उसको दिखा सकता है। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र में क्या आता है, ये चीज़ होती है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। ओके, इसमें उनको 8 साल 4 महीने मतलब 100 मंथ्स के बाद उनको पैसे मिलते हैं। तब तक उनको सिर्फ पैसे डालते रहने पड़ते हैं और इसमें उनका अमाउंट डबल हो जाता है। वो बोलते हैं डबल वाली स्कीम, 5 दिन में पैसे डबल, फिर हेरा फेरी में इसमें 100 दिन में पैसे डबल होते हैं इनके। आज अगर एक किसान ने 5000 रुपीज़ दे के ये किसान विकास पत्र ले लिया, सिर्फ और सिर्फ किसान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़, तो उसके 100 दिन बाद उसके पैसे हो जाएंगे डबल, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। सो दिस इज़ हाउ किसान विकास पत्र स्कीम वर्क्स, और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है इसके लिए। फिर आते हैं हमारे दूसरे सर्विसेज विच इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड सर्विस। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेम हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो हमारे बैंक्स है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी स्कूल्स है, वो हमारे लिए देती है कि हम लोग हर साल जब तक हम लोग ज़िंदा है या जब तक हम लोग एक काम में हैं, अगर मैंने ले लिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड कि मैं 25 ईयर्स तक मुझे सेव करना है अपने बुढ़ापे के लिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, हर पूरे 25 ईयर्स तक 500 या 1000 रुपीज़ मेरे जो मैंने पॉलिसी ली है उसके हिसाब से मैं देती रहूँगी, डालती रहूँगी पोस्ट ऑफिस में, कि 25 साल बाद मुझे एक लमसम अमाउंट नहीं बट 1000 मगर सिर्फ 1000 रुपीज़ हर महीने मिलेंगे। दिस इज़ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्क्स कि मेरे लिविंग के लिए वो 1000 रुपीज़ हर महीने वो दे देगा कि जितने मैंने भरे उसके वो इंटरेस्ट लगा के वो मुझे देता जाएगा। पोस्टल इंश्योरेंस वर्क्स सेम एज अ इंश्योरेंस थिंग्स, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है और जनरल इंश्योरेंस भी आ जाता है, मगर इसकी जो पोस्ट ऑफिस के हिसाब से जो इंश्योरेंस हमें मिलता है उसका जो प्रीमियम होता है वो जनरल लाइफ इंश्योरेंस और IRDA की जो पॉलिसीज़ में हम लोग लेते हैं उससे बहुत कम होता है, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिलता है, मतलब अगर आपकी 5000 का अगर यहाँ पर प्रीमियम पे करो तो आपको वहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बल्कि आपके 50,000 की मशीनरी के ऊपर सिर्फ आपको 50,000 मिलेंगे, मगर यहाँ पे आपको 50,000 की मशीनरी के ऊपर आपको 70,000 भी मिलेंगे। फिर आता है मंथली इनकम स्कीम। इसमें क्या होता है मंथली इनकम स्कीम में, जो इन्वेस्टर्स को पैसे सिर्फ इसमें से कमाने होते हैं, वो इसमें मंथली इनकम स्कीम में से वो पैसे जमा करते रहते हैं कि 5 साल बाद उनको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन देते हैं कि आपको 1 साल बाद ही आप इसमें से विड्रॉ करना चालू कर सकते हो, आप उससे पहले आप विड्रॉ करना चालू नहीं कर सकते हो। फिर आता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में होता है कि मुझे पैसे भिजवाने हैं कहीं पे, यहाँ पे मेरे गांव में बैंक नहीं है बट मैं रहती हूँ यहाँ पे अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में, मुझे पैसे भिजवाने हैं बैंगलोर में। सो मैं क्या करूँगी, मेरी पोस्ट ऑफिस में जाके बोलूँगी मुझे मनी ऑर्डर करना है। सो वो मनी ऑर्डर से मुझे बैंगलोर पैसे पहुँचाए तो पैसे पहुँचा देगा। एक जगह से दूसरे जगह पैसे भी पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है अदर रिलेटेड सर्विसेज। अदर रिलेटेड सर्विसेज में जाएगा ट्रैवलर्स चेक, फिर आता है डेबिट कार्ड वाला स्कीम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेंशन डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें भी अब पोस्ट ऑफिस हमें देने लग गया है। अब मनी ऑर्डर में क्या था, एक पॉइंट मैं भूल गई कि मनी ऑर्डर में पहले आपको उसको जाके आप फिज़िकली आप फॉर्म भरते थे और सब कुछ करते थे, बट अब क्या हो गया, ये भी डिजिटलाइज्ड हो गया है। अब ऑनलाइन ई मनी ऑर्डर के हिसाब से आप ऑनलाइन EMO के हिसाब से आप जाके मनी ऑर्डर का पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ पोस्टल सर्विसेज आर गिविंग अस सो मेनी सर्विसेज other than just sending and receiving the letters and parcels. It is just acting like a bank. I hope you are clear with this postal services. फिर आता है हमारा गोडाउन या वेयर हाउस सर्विसेज। आज हमारा बिजनेस है, सो मैं अपना पूरा का पूरा माल जितना मैं 1000 टन बना रही हूँ, मैं एक साथ तो नहीं बेच सकती ना मार्केट में, इतनी तो डिमांड है नहीं।
कि मैं पूरा का पूरा उठा के बेच दूँ और मेरे माल की कीमत एकदम डाउन हो जाए। नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं स्टोर करके रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसको बेचूँगी। ठीक है, जब अगर डिमांड आ रही है कि मेरे गुड्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है तब मैं बेचूँगी उसको। ये क्या करता है, गोडाउन सर्विसेज आपके क्वालिटी सेव करके रखता है, और तो और आपका टाइम के हिसाब से, आपकी गुड्स की टाइम यूटिलिटी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाता रहता है वो। आज अगर मेरे प्रोडक्ट, आज मैं पेन बना रही हूँ, ठीक है, पेन बहुत सारी मिल रही है मार्केट में, बट कल को अगर पेन नहीं मिले तो मैंने भी साथ में निकाल दी कि भाई मुझे तो अभी प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, जब मार्केट में भी पेन नहीं, मेरे पास भी पेन नहीं, तो मैं क्या बेचूँगी। बट अगर मैंने गोडाउन में 5,000 का, 20,000 का, 1 लाख का पेन का स्टॉक संभाल के रखा है, तो इस टाइम पे मैं मेरी 5 रुपये वाली पेन 7 रुपये में भी बेच सकती हूँ, प्रॉफिट कमा सकती हूँ। ये क्या हुआ, मौके का फ़ायदा उठाया मैंने टाइम का फ़ायदा उठाया, मैंने बेची उसी मार्केट में, रिंग रोड पे ही मैंने बेची वो। बट मैंने क्या किया, टाइम का फ़ायदा उठाया, जब डिमांड थी एकदम ज़रूरत वाली तब मैंने उठा कर अपना माल खाली करना चालू किया। तब तक ये माल कहाँ पे पड़ा हुआ था, गोडाउन में पड़ा हुआ था। सो गोडाउन इज़ अ प्लेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, और वहाँ पे पूरे के पूरे अच्छे से सिक्योर रहते हैं गुड्स, और जब काम आते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग उसको बेच सकते हैं। समझ आया। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपने माल बना फटाफट आपको बेचना ही पड़ेगा, तब वैसे रोटी उतरी और आपको खाना ही है। नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, वासी खाना यहाँ पे खा सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ गोडाउन। टाइप्स ऑफ गोडाउन हमारे मोस्टली 3 टाइप के डिवाइडेड हैं, ओनरशिप, कस्टम ड्यूटी पेमेंट एंड यूज़फुलनेस के हिसाब से। अगर हम ओनरशिप के हिसाब से जाएँ, सो प्राइवेट गोडाउन्स एंड पब्लिक गोडाउन्स, वो हम पहले देखते हैं। प्राइवेट गोडाउन्स में क्या होता है कि मेरी कंपनी है रिलायंस, ठीक है, मैं रिलायंस की ओनर हूँ, सो मेरा खुद का गोडाउन है, मैं उस गोडाउन में कितना भी माल भरूँ वो मेरी मर्ज़ी, कोई भी माल भरूँ वो मेरी मर्ज़ी। ठीक है, जैसे आपने तारक मेहता में देखा ना, जेठालाल का खुद का गोडाउन है, तो जेठालाल उसका ओनर है। अब वो जितना भी माल भरेगा वो उसकी मर्ज़ी, कहीं पे भी माल रखे भी नहीं भी रखे, किसी को भी वो माल रखने को दे दे, वो उसकी मर्ज़ी। दैट्स अ प्राइवेट गोडाउन, उसी का ही होगा, मैन्युफैक्चर का ही होगा वो गोडाउन। पब्लिक गोडाउन होता है कि वो जेठालाल का गोडाउन नहीं होगा। ठीक है, जेठालाल को अपने गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर रखना पड़ेगा, वो किसी और के गोडाउन में जाके रखेगा। अब वो गोडाउन पब्लिक गोडाउन, अब वो गोडाउन किसका हो सकता है, एक वो प्राइवेट बंदे का हो सकता है, या तो गवर्नमेंट का गोडाउन हो सकता है। उसके लिए उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसको रेंट पे करना पड़ेगा उस गोडाउन का। कि सपोजली ये गोडाउन है पब्लिक गोडाउन, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स की गुड्स पड़े हुए हैं। जेठालाल ने बोला कि भाई मुझे ना एक छोटा सा रैक दे दो कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे रख पाऊँ। सो उस रैक के पब्लिक गोडाउन का जो ओनर है वो उसे क्या करेगा, रेंट चार्ज करेगा। वो क्या करेगा, उसे रेंट चार्ज करेगा। वेट अ मिनट। ओके, सो वी वर एट जेठालाल का पब्लिक गोडाउन से डील आउट कैसे करेगा वो। सो क्या करेगा जेठालाल, अपना ये जो पब्लिक गोडाउन के पास जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे रैक्स बने हुए हैं। सो क्या बोलेगा, मुझे ना आप एक छोटी सी रैक की जगह दे दो, मैं आपको क्या पे करूँगा, रेंट पे करूँगा, और वहाँ पे उसके बदले में क्या होगा, जेठालाल अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान वहाँ पे रख सकता है। और जब उसका ओनर है वो क्या करेगा, जेठालाल को एक रिसिप्ट देगा कि भाई आपका इतना सामान मेरे गोडाउन में पड़ा है, अब वो गोडाउन की जिम्मेदारी, अब उस माल की ज़िम्मेदारी मेरी, मैं उसको अच्छे से देखभाल करूँगा, उसका आग नहीं लगने दूंगा, ना उसको चलने दूंगा, ना ही उसको चोरी होने दूंगा। अब उस माल की ज़िम्मेदारी मेरी होगी, जिसके बदले में आप सिर्फ रेंट पे करो और तुम फ्री हो जाओ। दिस इज़ हाउ द पब्लिक गोडाउन वर्क्स। फिर आता है कस्टम ड्यूटी के हिसाब से, विच इज़ बाउंडेड गोडाउन एंड गोडाउन जिसकी कस्टम ड्यूटी पेड है। कस्टम ड्यूटी कब आप पे करते हो, कि आपने माल बाहर से मंगाया, ठीक है, आपने जो ये गुड्स है वो आपने अमेरिका से मंगाया, ठीक है, अब आपने गुड्स की कस्टम ड्यूटी तो पे कर दिया, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है जब आपका सामान आता है पोर्ट पे। तो आपने कस्टम ड्यूटी लेके अपने शिप से सामान तो निकाल लिया, मगर क्या करे, आज तो है स्ट्राइक रिक्शा वालों की, ट्रांसपोर्ट की, सो आप सामान तो लेके जा नहीं सकते।
सो आपने क्या बोला कि उसके जस्ट बाजू में गोडाउन था, आपने वहाँ पे अपना सामान रख दिया कि भाई मेरा सिर्फ सारा सामान 2 दिन रख ले, जैसे ही ये पूरा ख़त्म होगा ना स्ट्राइक, मैं अपने बस वाले को बोलूँगा कि पहले ही ये निकालेगा यहाँ से सामान। उसने बोलेगा ठीक है, तू रेंट पे कर और अपना सामान रख सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आपका कस्टम ड्यूटी में, आपने कस्टम ड्यूटी तो पे कर ली है, मगर आपने गवर्नमेंट का ही वो गोडाउन होता है, आपने उसको बोला भाई 2 दिन यहाँ पर रख ले सामान, पे मैं कर देता हूँ तेरा रेंट। सो दिस इज़ हाउ दिस गोडाउन वर्क, जिसमें आपने कस्टम ड्यूटी पहले से पे कर चुके हो, मगर आपके पास सिर्फ क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं है। बट बाउंडेड गोडाउन क्या होता है, जिसमें आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी है। सी आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी है, क्यों आपने पे नहीं करी? आपने अपना सामान तो निकाल लिया इस शिप से, मगर आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी। आपने बोला ठीक है गोडाउन में रखना सामान अभी तो, आप क्या करोगे, उसी गोडाउन में आपके रीपैकिंग कर लोगे। अगर आपके पास मिर्ची आपने मंगाई है, ठीक है, एकदम अच्छे से बल्क में, आपको वो मिर्ची को वापस कहीं पे सेल करना है। आपने मिर्ची मंगाई अमेरिका से और आपको मिर्ची सेल करनी है यूएई में, आपने कहाँ पे मंगाया सामान, इंडिया में। तो आप क्या करोगे, वो जो पूरे बल्क के कंटेनर्स आए हैं पूरी की पूरी मिर्ची के, आप उसको छोटे छोटे पैकेट जो आपको यूएई में सेल करने हैं 1-1 किलो के, आप उसको पैक कर लोगे और आप उसको वापस रीसेल कर दोगे। अगर आपको री एक्सपोर्ट करना है गुड्स, तो बाउंडेड गोडाउन आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है बोला जाए तो आपकी बिज़नेस के लिए। क्यों? क्योंकि आपको खुद का एक अलग से गोडाउन ही परचेस करके रखना पड़ता है, ना उस गोडाउन का रेंट पे करना पड़ता है। बाउंडेड गोडाउन में आपका सामान पड़ा ही रहता है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है फिर, ठीक है। आपने कस्टम ड्यूटी पे करी नहीं है, सो आप क्या करोगे, जैसे ही आप माल निकालोगे ना, उस टाइम पे आप कस्टम ड्यूटी पे कर लोगे कि ले भाई मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर ली और थैंक यू ये सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको री एक्सपोर्ट करना है माल, तो बाउंडेड गोडाउन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और आपके पास सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं मिल रही है, उसके लिए अगर आपको सिर्फ माल रखना है, सो गोडाउन्स फॉर द प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट पेड वर्क फॉर यू। लास्ट टाइप ऑफ होता है जनरल गोडाउन एंड स्पेसिफिक गोडाउन। जनरल गोडाउन में हर टाइप के सामान पड़े होते हैं, ठीक है, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज़ हो, कोई भी वॉल्यूम हो, हर टाइप के सामान वहाँ पे पड़े रहेंगे, उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सपोजली ये गोडाउन है, वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल आयरन के रैक्स बने हुए हैं, आपका एक बॉक्स पड़ा रह जाएगा वहाँ पे, आप उसमें मशीनरी रखो या आप मेडिसिन रखो या आप गुड्स आप क्लोथ्स रखो या आप शूज़ रखो, कुछ भी रखो, वहाँ पे आपकी सेम टाइप की ही केयर ली जाएगी उस सामान की। बट दिस इज़ अ जनरल गोडाउन इज़ हर टाइप के सामान, शेप, साइज, सब कुछ वहाँ पे स्टोर हो सकता है। स्पेसिफिक गोडाउन में क्या होता है, उसके अगेंस्ट आपकी सामान को एक अलग से केयर मिली जाएगी। अब जैसे आइसक्रीम है, उसको आपको स्टोर करने के लिए एक अलग से गोडाउन चाहिए ना, कि वो पिघल नहीं जाए, मेल्ट नहीं हो जाए। आप कोई भी एक नॉर्मल रूम में तो आप आइसक्रीम नहीं रख सकते ना, आपको एक अच्छे से कोल्ड स्टोरेज वाला गोडाउन चाहिए। सो दैट इज़ हाउ स्पेसिफिक गोडाउन वर्क्स फॉर यू। आपको आइसक्रीम स्टोर करनी है या आपको पोटैटोज़ या वेजिटेबल्स आपको स्टोर करने हैं कि आपको आगे बेचने के लिए, सो स्पेसिफिक गोडाउन्स वर्क फॉर यू। उसकी बनावट ही वैसी होती है, कोल्ड स्टोरेज वाली, एकदम प्रॉपर प्लेस वाली, कि आपका सामान मेंटेन रहे। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ गोडाउन ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस परस्पेक्टिव। अगर मुझे आइसक्रीम स्टोर करनी है तो मैं स्पेसिफिक गोडाउन में जाऊँगी, बट अगर मुझे क्लोथ स्टोर करने हैं तो सिर्फ एक मेरे पास बॉक्स है जिसमें 100 टी-शर्ट्स पड़ी हुई है, मुझे एक्सपोर्ट करनी है बाद में, तो मैं जनरल गोडाउन के लिए ले लूँगी। मैं क्यों स्पेसिफिक गोडाउन्स का अलग से रेंट पे करूँ? सो दिस इज़ हाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोडाउन। अब हम लोग लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर ओनली, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। थैंक यू।